हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कांस्टेंट स्टडी क्लासेस के इस चैनल पर। आज हम चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने इस चैप्टर के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। सबसे पहले एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे, एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। तो यहाँ पर फसल आ जाएगा पहले में। दूसरा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, यानी जब फसल उगाई जाती है तो सबसे पहले प्रथम जो चरण होता है वो मिट्टी तैयार करना होता है। उस आधार पर यहाँ पर मिट्टी की तैयारी हो जाएगा। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, यानी जब हम बीजों का चयन करते हैं तो वहाँ हम बीजों को एक पानी के बर्तन में डालते हैं तो क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं, यानी जब हम फसल उगाते हैं तो सूर्य के प्रकाश के अलावा जल और पोषक भी हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आप नीचे लिखे हुए हैं और इनमें भरे हुए भी हैं, उस आधार पर इनके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में आगे जो है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलान करना है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है खरीफ फसल, यानी खरीफ की जो फसल है वो कौन सी होती है? वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, और वर्षा ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसल है वो है धान एवं मक्का। उसके बाद में रबी की फसलों में गेहूँ, चना और मटर दिए हुए हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर से। उसके बाद रासायनिक उर्वरक, यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो कौन से हैं? तो यूरिया एवं सुपर फास्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। कार्बनिक खाद जो है वो है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। इन सभी से जो बनता है वो खाद होता है कार्बनिक खाद या जैविक खाद। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर फसलों के नाम लिखे हुए हैं और उनके दो उदाहरण पूछ रहे हैं। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण हो जाएंगे धान यानी चावल, मक्का, बाजरा, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ज्वार। उसके बाद रबी की फसल में गेहूँ, चना, सरसों, ये रबी की फसल के उदाहरण हो जाएंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए, यानी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनके ऊपर एक एक पैराग्राफ अपनी भाषा में लिखना है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करने पर जो हम पैराग्राफ लिखेंगे वो इस प्रकार होगा कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना जो प्रथम चरण होता है, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। यानी जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करना कृषि पद्धतियों में सबसे प्रथम चरण है, और इसके अंदर क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा पाती है। पोली मिट्टी में धसी जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती है। भूमि की ऊपरी परत ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, अतः जुताई का कार्य किया जाता है। यानी जो मिट्टी तैयार करना है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें आसानी से अंदर जा पाए, साथ ही उनकी जड़ें जो है पोली मिट्टी में अंदर रहेगी तो वो आसानी से श्वसन कर पाएगी। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु था वो था हमारा बुआई। तैयार की गई मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यानी हमने जो मिट्टी तैयार की उस मिट्टी के अंदर बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है वो बुआई कहलाती है। यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, यानी बुआई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चरण माना जाता है फसल उत्पादन का।
बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। यानी जब हम बुआई करते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होता है, वो ज़रूरी होता है। अच्छे बीजों के चयन के लिए बीजों को बर्तन में रखकर उसमें पानी डाला जाता है। यानी बर्तन में बीजों को रखकर उसमें पानी डाला जाता है, जिससे हल्के बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और भारी बीज बर्तन के तल में बैठ जाते हैं। यानी जब हम बीजों का चयन करते हैं तो पानी की सतह पर हल्के बीज आ जाते हैं, जबकि जो भारी बीज होते हैं वो पानी की सतह के अंदर बैठ जाते हैं, तल में बैठ जाते हैं। बुआई के लिए औजार परंपरागत औजार और सीड ड्रिल, ये दोनों प्रकार के औजार काम में लिए जाते हैं। पुराने समय में जो औजार लिए जाते थे काम में, उन्हें परंपरागत औजार कहते हैं, और जो वर्तमान समय में बुआई के लिए काम में लिया जाता है उस औजार को सीड ड्रिल कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु है वो है निराई, यानी खरपतवार को फसल से हटाने की प्रक्रिया को ही निराई कहते हैं। यानी जो खरपतवार होती है उसे फसल से हटाने की प्रक्रिया ही निराई कहलाती है। खरपतवार जो होते हैं जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करते हैं। यानी इन चीज़ों की स्पर्धा करते हैं और फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी फसल की वृद्धि को धीरे धीरे कम करते हैं। खरपतवार फसल की कटाई में बाधा डालते हैं, साथ ही मनुष्यों और मवेशियों के लिए विषैले यानी जहरीले हो सकते हैं। खेत की बुआई से पहले जुताई करके खरपतवार को हटाया जाता है। इन्हें काटकर अथवा खुरपी, कुदाली व हेरों से उखाड़कर निराई की जाती है। इसके अलावा चौथा जो हमारा बिंदु है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, फसल के पक जाने के बाद उसे काटकर सुखाया जाता है। यानी थ्रेसिंग जब करते हैं उससे पहले फसल के पक जाने के बाद उसे काटकर सुखाया जाता है। काटी गई फसल के बीजों, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी जो फसल काटी है उसे सूखने के बाद में उसके बीजों और भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही थ्रेसिंग कहा जाता है। यह कार्य ट्रैक्टर से संचालित थ्रेसिंग मशीन से किया जाता है। छोटे छोटे खेत वाले किसान जो होते हैं अनाज के दानों को फटक कर, पीट कर भूसे से अलग करते हैं, अतः यह प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। यानी जो छोटे किसान होते हैं वो अनाज के दानों को फटक कर यानी पीट कर भूसे से अलग कर लेते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है विनोइंग कहलाती है। कंबाइन मशीन से कटाई और थ्रेसिंग दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं। यानी जो कंबाइन मशीन होती है वो थ्रेसिंग का भी कार्य करती है, उसके साथ साथ कटाई का भी कार्य करती है। इसके अगला प्रश्न आता है वो है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी उर्वरक और खाद जो है वो किस प्रकार अलग अलग हैं। सबसे पहले हम उर्वरक के बारे में जानते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। यानी उर्वरक है वो जो है मानव निर्मित एक प्रकार का लवण है। वहीं खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। यानी खाद जो होती है वो गोबर, मल मूत्र और पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। दूसरा जो बिंदु है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, वहीं खाद का जो उत्पादन है वो खेतों के अंदर किया जाता है। खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरकों से ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। यानी उर्वरक जो होते हैं मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करते, इनसे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। वहीं खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो पादप पोषक है वो प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी उर्वरकों की तुलना में खाद में पादप पोषकों की कमी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली दो विधियां जो है वो कौन कौन सी है। तो इसमें सिंचाई की परिभाषा हो जाएगी, निश्चित समय अंतराल के बाद फसल को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। यानी जो किसान होता है किसान जो होते हैं वो फसल को एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल यानी थोड़े थोड़े टाइम के बाद
फसल को पानी देते हैं, इसे ही सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ यानी जो वर्तमान समय में जल संरक्षित करने वाली विधियाँ हैं वो ये है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र को ही स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जो भूमि असमतल होती है वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो और वहाँ पर पानी की कमी हो, वहाँ पर भी ये जो विधि है वो बहुत उपयोगी है। इसके ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इस विधि में जो पाइप लगे हुए होते हैं वो ऊर्ध्व यानी खड़े लगे हुए होते हैं और उन पाइपों के ऊपर नोजल लगे हुए होते हैं, घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, यानी जो पाइप है ऊर्ध्व लगे हुए वो निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, यानी जो मोटर होती है उस या जो पंप होता है उसकी सहायता से पाइपलाइन मुख्य पाइप में जल भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इससे पानी का छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए उपयोगी है। यानी ये जो छिड़काव विधि है, इस विधि का उपयोग जो है लॉन, कॉफ़ी के खेत और अन्य कई फसलों के लिए उपयोगी है। इसके बाद में दूसरी जो विधि है वो है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र जो है उसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यानी जो ड्रिप तंत्र है इसमें जल जो है बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ों में गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। पौधों को बूंद बूंद करके पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल व्यर्थ नहीं होता, यानी ये जो विधि है ये पानी की बहुत मात्रा में बचत करती है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यानी जो फलदार पौधे होते हैं, जो बगीचे होते हैं और जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको पानी देने का यह सर्वोत्तम सबसे अच्छा तरीका है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, यानी जहाँ पर पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों के लिए ये एक वरदान है। अगला जो प्रश्न है वो है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अत्यधिक पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। यानी जो गेहूं है वो एक रबी की फसल है और इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, और इसे अगर खरीफ ऋतु में उगाया गया तो उस समय अधिक बरसात के कारण पौधे जो है सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इन्हें रबी यानी शीत ऋतु में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यानी जो किसान होता है लगातार खेत में फसल उगाता रहता है तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए। खेत को कुछ समय के लिए पड़त छोड़ देना चाहिए। यानी जो किसान होते हैं वो खेत को कुछ समय के लिए अगर खाली छोड़ दें तो उसमें पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाती है। फसल चक्रण, इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति होती रहती है। अगला जो प्रश्न है वो है खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। यानी खरपतवार जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनका नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं। खरपतवार खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे, बेकार जो पौधे होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। यानी जो खरपतवार पौधे होते हैं वो निराई के द्वारा हटाए जा सकते हैं और ये फसल की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं और इनको पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैला भी माना गया है, यानी ये जहरीले भी होते हैं। इसके बाद
खरपतवार नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। खरपतवार को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, यानी जब हम फसल उगाते हैं उससे पहले खेतों को जब जोतते हैं तो उस समय खरपतवार उखड़ जाती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। दूसरा, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से अथवा खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़कर, यानी हम हाथ अथवा खुरपी की सहायता से पौधों को बीज और फूल बनने से पहले उखाड़कर फेंक दें तो भी हम खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नाशी रसायनों का जब हम उपयोग करते हैं इससे भी खरपतवार पौधे मर जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में देखो क्या है। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो। यानी ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इन बॉक्स को इस प्रकार क्रम में लगाना है कि इससे हमें जो गन्ने की फसल है उसका रेखाचित्र तैयार हो जाए। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 पर फसल को चीनी मिल भेजना, नंबर 2 पर सिंचाई, नंबर 3 पर कटाई, नंबर 4 पर बुआई, नंबर 5 पर मिट्टी तैयार करना, नंबर 6 पर जुताई करना, नंबर 7 पर खाद देना। तो इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो क्रम से किस प्रकार लगेंगे? गन्ने की फसल उगाने के लिए रेखा चित्र यहाँ पर नंबर 1 पर आ जाएगा मिट्टी तैयार करना, दूसरे नंबर पर आ जाएगा खेत की जुताई करना, तीसरे नंबर पर आ जाएगा बुआई करना, फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा खाद देना। खाद देने के बाद में हम इसकी क्या कर देंगे? सिंचाई कर देंगे, और सिंचाई के बाद में हम गन्ने की फसल की कटाई करेंगे और फसल को चीनी मिल के लिए भेज देंगे। इसके बाद अगला जो और आखिरी प्रश्न जो है वो है हमारा, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी नीचे जो संकेत दिए गए हैं इन संकेतों की सहायता से इस पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर नंबर 1 ऊपर से नीचे की ओर संकेत दिया हुआ है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। यानी सिंचाई का पारंपरिक तरीका है वो कौन सा है? सिंचाई का पारंपरिक तरीका है वो है रहट। रहट जो है इसके द्वारा सिंचाई पुराने समय में की जाती थी। इसके अलावा नंबर 1 शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। उसके बाद में तीसरा ऊपर से नीचे है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। चौथा बाएं से दाएं, एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। यानी जब हम एक ही किस्म के फसल को बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उसके बाद दूसरा ऊपर से नीचे देखिए, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल जो होती है वो पशुपालन कहलाती है। यानी जब हम बड़े पैमाने पर पशुओं को पालते हैं या उनका पालन करते हैं तो यह पशुपालन कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पर छठा ऊपर से नीचे देखिए, फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। फसल जब पक जाती है तो उसके बाद में से काटना कटाई कहलाता है। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। यानी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम पौधों के अंदर पोषक प्रदान करने के लिए डालते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। उसके बाद खरपतवार हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे निराई कहा जाता है। इस प्रकार हम इस पहेली को पूरा करेंगे और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लें। धन्यवाद।